नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन वर्मा और आज के इस वीडियो के ज़रिए हम समझेंगे जीव में बदलाव कैसे आता है। ये बहुत ही साधारण भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसकी गहराइयों में नहीं जाएंगे, पर कोशिश करेंगे कि हम एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा ना भी हो वो यहाँ समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीवन में बदलाव अर्थात इवोल्यूशन क्या चीज़ है। आगे से मैं जीवन में बदलाव की जगह इवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करूँगा। आशा करते हैं आपको ध्यान रहेगा। इवोल्यूशन का मतलब है जीव में बदलाव। तो एक एक जनसंख्या है किसी भी जीव की, उसमें समय के साथ जो बदलाव आते हैं उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। इसके उदाहरण देखें तो जैसे हमें कुछ बीमारियां होती है तो कुछ दवाई देते हैं, वो दवाई हमारे शरीर पे काम करती है, पर वो समय के साथ फिर वो अगर बीमारी हमें हो रही है तो वो जो दवाई है उस पर असर करना बंद कर देती है। उसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा उदाहरण है कोरोना वायरस का। तो आपने अगर खबरें देखी होंगी, जब कोविड का महामारी चल रहा था, लोग मर रहे थे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन, नई प्रजाति की बात कर रहे थे। वो बहुत जल्दी नई नई प्रजातियां बन रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा गति से इवॉल्व हो रहा था, बहुत ज़्यादा गति से बदल रहा था। अगर आज से 85,000 साल पहले जाएं तो इंसान अफ्रीका के एक छोटे से हिस्से में रहता था, अफ्रीका के बाहर पहुंचा नहीं था। हमारे जो पूर्वज है 85,000 साल पहले वाले, वो अफ्रीका के बाहर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने 85,000 साल पहले अफ्रीका से एशिया में अंदर आए, उसके बाद पूरी दुनिया भर में फैले। तो इन 85,000 सालों में हम देखें तो हमारे त्वचा का रंग, हमारा साइज, किसी क्षेत्र के लोग काफ़ी बड़े हैं, किसी क्षेत्र के लोग छोटे हैं, और अलग अलग लक्षणों में काफ़ी अंतर आया। तो ये भी इवोल्यूशन ही है एक तरह का। हम इवॉल्व हो रहे हैं हम बदल रहे हैं। आप दूसरा देखें तो जैसे कि तिब्बत क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है, जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अब हमारे शरीर को ऑक्सीजन की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो वो कम ऑक्सीजन में भी कैसे जीवित रहते हैं। उनका शरीर उस तरह से बदल चुका है, ढल चुका है कि वो कम ऑक्सीजन में रहे। हम जैसे लोग काफ़ी लोग हम वहाँ जाकर रहने का प्रयास करेंगे एकदम से, तो हमारा शरीर वहाँ ढल नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग हम मर जाएंगे वहाँ, जिंदा नहीं रह पाएंगे, या फिर बहुत समस्या के साथ जिंदा रह पाएंगे। एक सीनोमैड्स करके सामा बजाओ नाम से एक प्रजाति है इंसानों की। वो पिछले 1,000 सालों में उनका स्प्लीन जो है, स्प्लीन हमारे पेट के ऊपर छोटा सा एक मतलब हिस्सा होता है हमारे शरीर का, जो कि ऑक्सीजन के संचालन और उसी में मतलब जो हमारा खून के संचालन वगैरह में खून के मृत कोशिकाओं को शरीर से बाहर करना, वाइट ब्लड सेल की जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उन्हें मतलब प्रोड्यूस करना, और ये सब इनकी गति वगैरह उसी से काफ़ी होती है। तो ये क्या पानी में काफ़ी रहते हैं। तो पिछले 1,000 सालों में एक दूसरे जगह के किसी भी व्यक्ति से हम इनका तुलना करें तो इनके शरीर का जो स्प्लीन है वो बड़ा है, जो इनको पानी में अधिक से अधिक समय बिताने के लिए, जब कुत्ता लगाए तो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिना ऑक्सीजन के, बिना सांस लिए बिताने में मदद करता है। एक और उदाहरण देखें हम इवोल्यूशन का, तो पोर्टो रिको एक शहर है। वहाँ पर क्या, जब पहले शहर नहीं था तो जंगल था आसपास, वहाँ छिपकलियाँ रहती थी। अब वो छिपकली कुछ शहर में आई, शहर जैसे बढ़ता गया, शहर में छिपकलियाँ आई, तो उसमें समय के साथ जो जंगल में रहने के लिए थोड़ा अलग शरीर चाहिए छिपकली को, और शहर में रहने के लिए थोड़े लंबे हाथ पैर चाहिए, ऐसी चिकनी सतह पे जीने वगैरह के लिए। तो ये देखा गया कि जो शहर में छिपकलियाँ रहती है उनके हाथ पैर लंबे हो गए और शरीर में दूसरे बदलाव आए, जिससे उनको शहर में रहने में आसानी हो। और जो जंगल में रहती है वो आज भी वैसी है जैसी पहले जब ये छिपकलियाँ आई थी जैसी थी। तो
वो शहर में रहने वाली छिपकलियाँ इवॉल्व हो गई, और जो जंगल में रहती है आज भी वहाँ आसपास, वो वैसी की वैसी है। तो ये आप समझ सकते हैं साधारण शब्दों में इवोल्यूशन क्या है। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे कि माफ़ी चाहूँगा, खांसी की समस्या है, उसके साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज से 1,20,000 साल पहले, नहीं 1,20,000 नहीं, 1,20,00,000 साल पहले जो गोरिल्ला है, जो गोरिल्ला हम देखते हैं, उसके पूर्वज और हमारे पूर्वज एक ही हुआ करते थे। फिर वो अलग हो गए, वो एक जैसे आप छिपकलियों में देखे तो वो शहर और गांव की छिपकलियाँ देखी, हम शहर और जंगल की छिपकलियाँ देखी, उनमें अंतर आ गया। वैसे गोरिल्ला की प्रजाति अलग हो गई, हमारी प्रजाति अलग हो गई। फिर लगभग 80,00,000 साल पहले जो चिंपांजी वगैरह है इनका भी प्रजाति हमारी प्रजाति से अलग हो गया, वो भी इवोल्यूशन के चलते। फिर उसके इसी दौरान हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। जैसे ये दो प्रजातियां ऐसे इंसानों जैसी दिखने वाली, लगभग इंसान जैसी दिखने वाली, थोड़ा बहुत शरीर बड़ा छोटा, ऐसे अंतर के साथ बहुत सारी प्रजातियां हमसे अलग हुई पिछले 70-80 लाख साल में, और अधिकतर इनमें से सभी विलुप्त हो गई। अब कुछ 20-40 हज़ार साल पहले तक एक प्रजाति फिर भी जिंदा रही थी, जिन्हें नियंडरथलनेसिस बोलते हैं, तो साधारण शब्दों में नियंडरथल्स बोल दो। हम हैं होमोसेपियंस, हम ये हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जीवन में बदलाव, ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो अलग तो हुई पर विलुप्त हो गई। ये तो सिर्फ इंसानों की है, बट दूसरे अलग अलग जीवों की प्रजातियां से विलुप्त होती रहती है और बदलती रहती है। बदलाव जैसा इंसान आज दिखता है ऐसा इसमें और आज से 10-15 हज़ार साल पहले के इंसान में काफी अंतर है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की प्रॉपर। अब हम समझ चुके हैं इवोल्यूशन क्या है। जब ये तो हमने कुछ हजारों सालों की बात की, कुछ वो छिपकलियों का तो 1,000 साल की बात नहीं है, 100 साल की भी बात नहीं है। 100 साल में वो अंतर आ गया, वो इवोल्यूशन हो गया। पर हम जब पृथ्वी की बात करते हैं तो हम करोड़ों साल की बात करते हैं। पृथ्वी खुद 454 करोड़ साल पुरानी है, जब 454 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करती थी। तो तब से अब तक जो भी पहले जीवन की शुरुआत हुई, फिर समय के साथ बदले, ऐसे बहुत सारी, एक प्रजाति से दो, दो से चार, चार से ऐसे बदलती गई, बहुत सारी प्रजातियां हो गई, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो जो एकदम साधारण जीव से, एक कोशिका वाले जीव से आज हम किस स्तर पे आ गए हैं जहाँ तरह तरह के जीव होते हैं, उसमें करोड़ों साल लगे हैं। और ये एवोल्यूशन करोड़ों साल में हुआ। जब कुछ 100 साल में ही इतना कुछ बदलाव आ जाता है तो करोड़ों साल में तो बहुत बदलाव आता है। 454 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी, 440 करोड़ साल पहले लगभग हमारे समुद्र बने, मतलब पानी से समुद्र, पानी पानी बना तो उससे समुद्र हो गए पूरे पृथ्वी पे। फिर पृथ्वी का सबसे पुरानी चीज़ जो हम जानते हैं पृथ्वी पे जो बनी, वो है ये ज़ैक-हिल ज़िरकॉन। साधारण शब्दों में गए एक तरह का चट्टान या पत्थर या जो है, ये वहाँ पाया गया, जो कि उस वातावरण में इतने समय पहले 440 करोड़ साल पहले बना, वो कि आज भी मौजूद है। और हम उससे जानते हैं कि इतने समय पहले अलग अलग चीज़ें बनना चालू हो गई थी पृथ्वी पे। जीवन की जहाँ तक की शुरुआत की बात है तो ये इस पे क्या बोलते हैं, बहस चलती रहती है। एक वो चीज़ है जो हम, जिस पे बहस बंद हो गई है कि वो तो हम जानते ही जानते हैं, पर एक ये है कि बहस चलती रहती है। तो जैसे कि जीवन की शुरुआत की कुछ बहसें ऐसी चलती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कुछ पुरानी चट्टानों में कुछ ऐसा पाया गया जिससे कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये यहाँ पर जीवन था किसी प्रकार का, उसी की वजह से ये संभव है। पर उस पर बहस चल रही है, वो सत्यापित नहीं हुआ है। वैसे के वैसे ही कनाडा में एक जगह है जहाँ पर 428 करोड़ साल पुराना कुछ पाया गया, जिसमें कि ये माना जाता है ये जीव की उपस्थिति में ही संभव है। पर अभी वो सत्यापित नहीं हुआ कि वो जीव की उपस्थिति में ही संभव है, कोई जीव था वहाँ या बिना जीव के।
आज भी हम हमारी पृथ्वी पर देखें तो बहुत सारे ऐसे वातावरण हैं अलग अलग जगह जहाँ बहुत कठोर जीवन रहता है। मतलब इंसानी जीवन नहीं, जीवन का मतलब है किसी भी प्रकार का जीवन। कठोर जीवन कैसा होता है कि वहां पर मान लो हम जाएंगे, जैसे हम तिब्बत में जाएंगे तो हमें सांस लेने की दिक्कत आएगी। हम समुद्र के अंदर जाएंगे तो हम मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वैसे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर अलग अलग प्रजाति जिंदा नहीं रह सकती। तो ऐसे जो सबसे कठोर जगह है जहाँ पर उस प्रजाति को छोड़कर, जो मतलब उस तरह के जीव को छोड़कर दूसरे तरह के जीव जीवित नहीं रह पाएंगे, तो उन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। वो आज भी मौजूद है और ये माना जाता है कि जीवन धरती पर जीवन की इन्हीं के द्वारा इसी तरह के जीवन से शुरुआत हुई थी। क्योंकि धरती पर जो शुरुआत में, जैसे हम कहते हैं शुरू में आग का गोला था, उसके बाद भी जो वातावरण था वो आज के जीवन के हिसाब से अनुकूल नहीं था। तो वो काफ़ी अलग था, उसमें उस तरह का जीव से शुरुआत हुई होगी जीवन की। फिर ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये केमिकल मतलब पृथ्वी में से जो लावा होता है वहाँ से उस पानी गर्म होता है तो वो गर्म पानी निकलता है वहाँ पर समुद्र में। वहाँ पर उन्हें मतलब हाइड्रोथर्मल वेंट्स बोलते हैं। वहाँ पर हमने पाया गया कि वहाँ कुछ बैक्टीरिया है जो केमिकल के जरिए जिंदा रहते हैं, उनको ऑक्सीजन वगैरह का ऐसा डायरेक्ट जरूरत नहीं रहता है। फिर थर्मोफाइल्स ऐसे हैं जो बहुत गर्म जगह में, मतलब जहाँ अधिकतर जीवन खत्म ही हो जाए, ऐसी गर्म जगह में जिंदा रह पाते हैं, उन्हें थर्मोफाइल्स बोलते हैं। हेलोफाइल्स ऐसा है जैसे पानी जिसमें अत्यधिक नमक घुला हुआ है, जैसे समुद्र के पानी में नमक घुला हुआ होता है, ऐसे अत्यधिक नमक घुले हुए वातावरण में जीवित रहते हैं। और मिथेनोजेंस होते हैं जो कि मीथेन गैस रिलीज करते हैं, ये सब। तो ये हम देखें तो जीवन की शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई होगी, उसके बाद जीवन में और भी बदलाव आए। तो जो सत्यापित है, जहाँ तक कि उसकी बात करें, हम ये बात नहीं करेंगे कि हमें आज के वीडियो का विषय ये नहीं है कि क्या चीज़ कितनी पुरानी है हमें कैसे पता, वो किसी और दिन की बात है। पर जो हमें पता है वो ये सत्यापित हो चुका है कि जो आपको दिख रहा है ये दरअसल क्या है, ये है एक स्ट्रोमेटालाइट। अब ये बनता कैसे है? एक तरह का जीव होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अब ये बैक्टीरिया एक गोंद जैसी चीज छोड़ता है। वो जो गोंद जैसी चीज है वो रेत और मिट्टी के साथ वहाँ मिलके ऐसे ढांचे बनाती है। तो ये ढांचे मतलब 370 से 350 करोड़ साल पुराने हैं। तो हमें पता उस समय तो जीवन था और ये साइनोबैक्टीरिया तो था। इसके अलावा और दूसरे प्रकार का जीवन होगा, बहुत साधारण, ये बहुत मतलब साधारण जीव है, साइनोबैक्टीरिया भी है। ये एक कोशिका ही है, एक कोशिका का एक जीव रहता है। वो भी आज की तरह की मतलब पूरी तरह से ऐसी कोशिका नहीं जिसमें कि बहुत सारे हिस्से हैं, मतलब एक साधारण सी कोशिका वाला जीव। तो ये हमें पता है। अब इनका राज ऐसा था कि ये बहुत अत्यधिक मात्रा में पूरे समुद्र में फैल गए थे। और जो 240 से 210 करोड़ साल के बीच में, 30 करोड़ बहुत होता है समय, इस समय में इनका ऐसा आतंक छाया पृथ्वी पर कि इन्होंने इतने ज़्यादा तादाद में हो गए कि ऑक्सीजन छोड़ा पर्यावरण में इन्होंने बहुत ज़्यादा। हमारे जो हवा है इसमें इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, आज जितनी ऑक्सीजन है उस हवा में, उसका एक प्रमुख कारण ये साइनोबैक्टीरिया थे। तो ये जब इन्होंने ये घटना हुई, इसे हम कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन। हमने देखा ये साइनोबैक्टीरिया के जरिए हुई और इन्होंने हवा में ऑक्सीजन मिलाया। पर अब क्या है, ऑक्सीजन की वजह से कुछ जीव तो ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं, पर इसके जो साथी और दूसरे जीव थे उस समय के, वो उनमें से काफी ऐसे थे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा नहीं रह सकते, वो उनके लिए जहर का काम कर गई। और ऐसे बहुत सारी प्रजातियां जीव की बहुत साधारण जो की हुआ करती थी वो खत्म हो गई।
और इसी दौरान ओजोन लेयर जो है, जो कि हमारे अल्ट्रावायलेट और जो मतलब सूर्य की खतरनाक किरणें होती है जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उनसे बचाने का काम करती है। ये ओजोन परत का भी उसी समय मतलब बनी थी, ये वो ग्रेट ऑक्सीडेशन जो इवेंट हुआ था उसी के साथ आप देखेंगे। फिर अभी भी जीवन मतलब जहाँ तक कि 100 करोड़ साल क्या 60 करोड़ साल पहले की भी बात करें तो जीवन बहुत सादा हुआ करता था। मतलब जो जीव जंतु होते थे वो एकदम हद से ज़्यादा सादे होते थे, उनमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि दिखने में जो आज हम अलग अलग शरीर के लक्षण बता सकते हैं, ऐसे लक्षण नहीं गिना सकते थे। बहुत साधारण बहुत सादा सा जीव था, जो अलग अलग जीव थे वो सब सादे थे, बहुत छोटे मोटे। पर इस समय क्या हुआ, अब ये एक तो ग्रेट ऑक्सीडेशन तो हो ही गया, तो पर्यावरण में ऑक्सीजन हुआ जिसकी वजह से वो जीव थे जिन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनको फायदा हुआ वो फले फूले और उनका इवोल्यूशन हुआ। तो 54 करोड़ से लेके तो उन 50 करोड़ साल के बीच में इसे हम कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोशन। सो यहाँ जीवन सादे से हटके थोड़ा विचित्र, थोड़ा अलग अलग होने लगा, अलग अलग तरह की प्रजाति के जीव हमें फिर उत्पन्न हुए जो कि इवॉल्व हुए सादे जीव से ही। और उन्हीं से फिर बाकी जीवन जो आज है वो उत्पन्न हुआ। तो हम देखें कि जैसे कि एक कॉकरोच होता है, उसके जो उसका पीठ होता है वो थोड़ी सी कड़क होती है, उसका हार्ड शेल है, वो उस तरह की शेल कुछ जीवों में आने लगी। एक्सोस्केलेटन जैसे कछुआ है, उसका शरीर के ढांचे में ही एक मतलब उसकी हड्डियों टाइप से बोल सकते हैं, उसी का एक हिस्सा है उसके शरीर के प्रमुख ढांचे का एक्सोस्केलेटन। तो वो जो सेंसरी ऑर्गन है, मतलब जिस वजह से आज हम कुछ भी महसूस कर पाते हैं, और प्रेडेशन, एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उसे प्रेडेशन बोलते हैं। ये इस समय मतलब इस सब की शुरुआत हुई और ये जीवन थोड़ा विचित्र होने लगा, थोड़ा अलग अलग होने लगा और ये इवोल्यूशन हुआ। अब ये सब कैसे हो रहा है वो हम समझेंगे, पर इसको आज का वीडियो में सिर्फ यही समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है, हमारा जो इस जीवन में क्या बदलाव आया, कैसे बदलाव आया, वो किसी और वीडियो में देखेंगे हम। पर साधारण में हम कह सकते हैं सबसे पहले प्रोकार्योटिक सेल मतलब ऐसा जीवन था जिसमें एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर ही सीधा डीएनए पड़ा हुआ है। अब डीएनए क्या है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। पर फिर डीएनए ना हमारे जीवन का, किसी भी जीव का आधार है ये कह सकते हैं। उससे फिर ऐसा आया कि एक कोशिका है, उसमें अलग अलग हिस्से हैं, उसके अंदर एक हिस्सा है न्यूक्लियोइड, उसके अंदर वो डीएनए पाने लगा, उसके बाकी कोशिका के बाकी हिस्से में अलग अलग कार्य होने लगे। फिर क्या कुछ कोशिका इकट्ठा मिल गई, फिर उससे एक टिश्यू बना। जैसे कि हमारा टिश्यू क्या क्या कहते हैं, जैसे बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाकर एक टिश्यू बनता है, एक जैसी कोशिकाओं को मिलाकर। तो वो बने और उससे फिर जो एक से अधिक कोशिका वाले जीवन है और वो और भी मतलब और भी थोड़े विचित्र, थोड़े अलग अलग जीवन आने लगे। और जो प्रजनन है, प्रजनन वाले जीव जंतु उत्पन्न हुए, वो इवॉल्व हुए पुराने जीव जंतुओं से। यहाँ पर जो ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये उस समय के, ये जो हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है जो 54 करोड़ से 49 करोड़ साल पहले की बात करते हैं, उस समय के जीव है ये। कैसे पता हमें, वो किसी और दिन बात करेंगे हम। तो जीवन में बदलाव कैसे आता है या किसी जीव में बदलाव कैसे आता है, उसके ये 5 अलग अलग तरीके हैं। इनके हम इनको और भी गहराई से समझेंगे इस वीडियो के दौरान। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है आज का। तो आप जैसे देखेंगे डीएनए असल में होता क्या है, डीएनए से 2 लाइन जैसी है, इसके बीच में ये है ना, ये पेयर बने हुए हैं, जैसे थाइमाइन, एडिनाइन, साइटोसाइन और ग्वानाइन, ये 4 चीज है। इनमें से 2-2 चीज के जोड़े बने हुए होते हैं। तो ये जो पूरा ढांचा है इस तरह का, ऐसे ही बहुत लंबा सा एक ढांचा रहता है, इसे हम डीएनए बोलते हैं। इसी में जो हमारा शरीर
की जो भी जानकारी होती है मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा, वो उस हमारे शरीर के लक्षण वगैरह सब इस चीज़ से निर्धारित होते हैं। तो इसमें कुछ बदलाव आ जाए तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं, उसकी वजह से ऐसे जीवन में बदलाव आ जाता है। फिर नेचुरल सिलेक्शन ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे कि कुछ लाल कीड़े हैं, कुछ हरे कीड़े हैं। अब पूरी हरा भरा जंगल है, उसमें है तो हरे कीड़े तो पत्तियों में छुप जाएंगे, लेकिन लाल कीड़े को बाकी दूसरे बड़े जीव जंतु खा जाएंगे, तो लाल कीड़े विलुप्त हो जाएंगे। वो भी एक तरह का वो नेचुरल सिलेक्शन हुआ। इसका उल्टा भी हो सकता है कि सूखा पड़ गया, पत्तियां खत्म हो गई तो हरे कीड़े दिखने लगे, दूसरे जीव जंतु हरे कीड़ों को खा जाएंगे, अब लाल बच जाएंगे। इसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ये पर्यावरण में जो सबसे सही फिट है वो जिंदा रहेगा, बाकी जो सही फिट नहीं होता वो खत्म भी हो सकता है, विलुप्त भी हो सकता है। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसका साधारण शब्दों में समझे तो मतलब एकदम से अचानक कुछ जो बदलाव आते हैं उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो मान लो कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से एक तरह का जीव बिल्कुल विलुप्त हो गया, दूसरे तरह का जीव जिंदा रह गया, तो वो अचानक घटना जो घटी जिसकी वजह से ये हुआ उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जीन फ्लो, अब दो आपस में जैसे कि लगभग जिनके पूर्वज एक जैसे थे पर वो थोड़े अलग अलग है, अब उनके बीच में जब प्रजनन होगा, उनके बीच में जो जीन है, जो डीएनए है, उनके आपस में मिलेंगे तो उससे भी बदलाव आएंगे, तो वो है। और मेटिंग पैटर्न्स, अब कोई भी प्रजाति, कोई भी जीव जंतु अपना जीवन साथी एक या उससे अधिक जो भी है वो कैसे निर्धारित करते हैं, उससे भी जीवन में बदलाव आता है। हमने देखा था कि शुरुआत में कुछ 100 साल की बात कर रहे थे, यहाँ हम करोड़ों साल की बात कर रहे हैं। 100 साल और करोड़ों साल में बहुत अंतर होता है, तो उसमें बहुत बदलाव आ सकता है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले म्यूटेशन को समझने की। तो म्यूटेशन को समझने के पहले हम समझ लेते हैं डीएनए क्या होता है। अभी हमने देखा था डीएनए का ढांचा कैसा होता है, पर डीएनए का असल में काम ये होता है कि हम कैसे बड़े होंगे, हमारा विकास कैसे होगा, हमारा शरीर काम कैसे करेगा, ये किसी भी जीव जंतु का, और हम प्रजनन कैसे करेंगे, हमारा जो पीढ़ी है वो कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा जो प्रजाति है वो कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब डीएनए से पर निर्धारित होता है। अब डीएनए होता क्या है, हमने देखा था ऐसे जोड़े में रहता है, तो ये एक जोड़े को हम एक पेयर बोलते हैं। इसका इधर एक अलग होता है, इधर अलग होता है। जो 4 चीज़ हमने बताई थी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसाइन, ये सब इसमें से ये होते हैं। तो जो एडेनिन है और थाइमाइन है, ये इनके जोड़े आपस में बनते हैं, और ग्वानिन और साइटोसाइन के जोड़े आपस में बनते हैं, ये बाकी के साथ जोड़े नहीं बनाते हैं। तो ये जोड़े से हमारा डीएनए है, उसी में पूरे हमारे जीवन का ये निर्धारित रहता है उसी पर। तो उदाहरण के तौर पे देखें तो जो SARS-CoV-2 था उसमें 29,903 जोड़े थे, जो कि हम देख भी नहीं सकते आँख से। इतने छोटे जीव में इतने जोड़े थे डीएनए के। इंसान की बात करें तो आप हमारे डीएनए में लगभग 300 करोड़ जोड़े होते हैं। ये कि अपने क्रोमोसोम्स में रहते हैं पूरे के पूरे। अब म्यूटेशन क्या होता है? बेसिकली म्यूटेशन को साधारण शब्दों में अभी हमने समझा था कि वो ये जो डीएनए है, ये डीएनए में जो कुछ बदलाव आ जाता है तो उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब ये बदलाव कैसे आता है, कैसे आता है? तो एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। इसमें क्या रहता है कि ये जो जोड़े हैं ना, ये जैसे कि 29,903 जोड़े, इसमें से किसी एक जोड़े में कुछ उलटफेर हो गया, तो वो अब कॉपी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसमें उसकी वजह से या तो एक जोड़े की जगह कुछ और आ गया, दूसरा जोड़ा आ गया, या फिर एक नया जोड़ा जुड़ गया, या फिर एक जोड़ा गायब ही हो गया। तो ये बस एक ही जोड़े की बात है, तो ये बहुत छोटा होता है, पर
अगर छोटे जीव में भी देखें जिसमें ये जैसे कि ये तो इसमें तो 29,000 कुछ जीव है जिसमें और भी कम जोड़े हैं, उसमें से प्रमुख जोड़ा अगर बदल जाए तो उसमें काफ़ी उसके छोटे जीव के हिसाब से काफ़ी बदलाव हो सकता है। बट उसके अलावा भी देखें तो जीव में समय के साथ ये ऐसे एक एक जोड़ा बदलता रहे, बढ़ता रहे, घटता रहे, ये सब होते रहे, तो उसमें समय के साथ करोड़ों साल की जब बात करें तो काफ़ी बदलाव आ जाता है। फिर जब ये जो है डीएनए हमारा, अब एक जीव है उससे दो जीव होते हैं, बनते हैं, तो उस प्रक्रिया में एक कोशिका के स्तर पर देखें तो जब कोशिका टूटती है तो वो जो डीएनए होता है उसकी दो कॉपी बन हो जाती है, दो जोड़े बन, मतलब ऐसे कैसे दो हो जाते हैं, फिर वो टूट के एक एक में रह जाते हैं। अब इसी कॉपी में क्या, अब जैसे कि हमने देखा एक जोड़े में बदलाव, अब इसमें से कुछ जोड़े हैं, 8-10 जोड़े या 8-10 हज़ार जोड़े जैसे भी जो भी जीवन के हिसाब से कहें, पर कुछ जोड़े ये कॉपी हुए पर ये इसी में आपस में जुड़ गए, तो मतलब ज़्यादा कॉपी हो गए, एक जोड़ा मतलब काफ़ी सारे जोड़े इकट्ठे ज़्यादा कॉपी हो गए और इसी में कहीं जुड़ गए, तो इससे कुछ बदलाव आ सकता है किसी जीव में। और वो फिर आगे जब वापस वो डुप्लीकेट होता है तो वो वैसा का वैसा डुप्लीकेट हो रहा है। अब एक जीव है जो हमारा, वो तो उसमें तो डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, इसमें ये एक एक्स्ट्रा जोड़ा, एक एक्स्ट्रा हिस्सा है, ये है ही नहीं, और एक जीव है जिसमें ये एक एक्स्ट्रा हिस्सा है, तो ये दो अलग अलग जीव बन जाएंगे समय के साथ जब इनका प्रजनन होगा और इनका प्रजनन होगा, या ये आपस में टूट के दो जोड़े बनेंगे और भी ऐसे जोड़े, तो उससे एक नई प्रजाति बन जाएगी, उसे हम स्पेशिएशन बोलते हैं। एक और क्या हो सकता है, अब जब ये जोड़े ऐसे कॉपी होते हैं, बनते हैं, तो एक आधा जोड़ा आगे पीछे टूट के कहीं से टुकड़ा इधर टूट के आगे लग गया, पीछे लग गया, इधर उधर हो गया, तो उसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। उससे भी जीव में बदलाव आ जाता है काफ़ी, क्योंकि यही पूरा हमारे जीवन का, किसी भी जीवन का आधार होता है। फिर एक इंड्यूस म्यूटेशन, इसको समझने के लिए हमारा उदाहरण लेंगे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी का। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी उसको काफ़ी लोगों ने, जो उसके संपर्क में आए थे, काफ़ी तो मरी गए थे, लेकिन जो जिंदा भी रहे थे उनके डीएनए में बदलाव आ गया उस गैस की वजह से। उनका डीएनए थोड़ा डैमेज हो गया, थोड़ा मतलब उस पर बुरा असर पड़ा, तो उनके बच्चे भी होते हैं, उनके बच्चे के बच्चे जो हो रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ, उनके शरीर में कुछ खामियां रहती है, या तो कुछ ना कुछ अलग रहता है जो कि एक आम आदमी से हटके रहता है। तो ये रेडिएशन की वजह से, तो ऐसे केमिकल या रेडिएशन की वजह से भी हमारे डीएनए में बदलाव आ सकते हैं। और जैसे कि एक कोशिका है, ये टूट के दो कोशिका बन रही है, तो इस प्रक्रिया में क्या, मान लो दो कोशिका बननी तो थी, जब डीएनए है वो एक डीएनए इधर वैसा का वैसा दूसरा बना, पर अब ये क्या अलग टूटे नहीं, एक ही कोशिका में रह गए, तो ये डबल डीएनए हो गया, दो गुना हो गया डीएनए वैसा का वैसे ही, पर ये कोशिका अभी भी एक ही है। तो उसकी वजह से फिर बाद में जब ये टूटेगी, अब इसकी नया तरह का जीवन होगा, तो वो म्यूटेशन है। म्यूटेशन सिर्फ ऐसे नहीं कि एक, जैसे कि एक कोशिका है या एक जीव है उससे अपने बच्चे में या उससे जो आगे पीढ़ी बढ़ी उसी में जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि म्यूटेशन एक, जैसे ये कुछ जीव है, ये दूसरा जीव है, इसके जरिए भी या वातावरण के जरिए भी इसके डीएनए में बदलाव आ सकता है। तो वो जो है वो वर्टिकल जीन ट्रांसफर है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलाव आता है। पर इसमें क्या, ये पीढ़ी से असर नहीं है, पर्यावरण या दूसरे कारणों से असर होता है। तो इसको यही समझो, मतलब जैसे कि इसमें भी अलग अलग तरह का होता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी, तो ये कैसे कैसे संभव है। जैसे कि पर्यावरण में कुछ डीएनए का मॉलिक्यूल है, डीएनए का हिस्सा है जो हमने देखा था, वो फैला हुआ है। अब कोई सा जीव है, ये देखो जैसे कि साधारण सा जीव है, ये एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि पर्यावरण में एनवायरनमेंट में है। अब ये क्या, इन्होंने इनके
जीवन में ये एब्जॉर्ब हो गया, इन्होंने ले लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जब इनके आगे बढ़े तो ये जो डीएनए का हिस्सा है ये इनके शरीर से जुड़ गया। इसका एक ये पहली बार देखा गया था। ये एक तरह का जो जीव है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए, इस जीव में इस तरह का म्यूटेशन पहली बार पाया गया था। इसमें क्या होता है कि पर्यावरण से जो डीएनए पार्टिकल है वो एक जीव में जुड़ जाते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं। फिर दूसरे तरह का होता है ट्रांसडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एक तरह का मान लो बैक्टीरिया है, उसमें दूसरे बैक्टीरिया के जरिए उनके आपस में मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए पहुंच जाता है। तो एक मान लो एक वायरस है, ये वायरस एक प्रजाति के एक जीव पे गया, उसको इन्फेक्ट किया, पर उससे कुछ डीएनए का हिस्सा ले आया। अब दूसरे को इन्फेक्ट किया, मतलब दूसरे जीव को। अब इस जीव में क्या वो डीएनए का हिस्सा छोड़ दिया इसने, और इन्फेक्शन के साथ क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन के साथ जो पुराने उसका डीएनए लेके आया था वो भी इधर ही छोड़ दिया। वो इधर जुड़ गया, वो कंबाइन होके एक नया इसमें इसके जीवन में बदलाव ला सकता है, इसके शरीर में बदलाव ला सकता है। फिर एक होता है प्रक्रिया म्यूटेशन का, कॉन्जुगेशन जिसे कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो कोशिकाएं हैं बैक्टीरिया की, अब उन दो कोशिकाओं के बीच में डायरेक्टली किसी चीज के जरिए ये संपर्क में आते हैं, और उसी में ये या तो माफी चाहूंगा, तो एक सेकंड रुको, ये क्लियर कर दूं मैं। अब जब इनके बीच में जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और डीएनए ट्रांसफर इधर उधर होता है, तो उससे भी जीवन में बदलाव आ जाता है। एक तरह का ये डीएनए मतलब डीएनए होता है, डीएनए से बना मॉलिक्यूल होता है, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है, डीएनए एक मॉलिक्यूल ही होता है। तो ये जो है जुड़े हुए हैं आपस में। ये इन दो मतलब ये प्लाज्मिड्स करके है, ये बहुत छोटा होता है। ये क्या इस प्रक्रिया में मदद करता है, जब दो जीव पास में आए उनके आपस में डीएनए ट्रांसफर में मदद कर सकता है। या फिर ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इधर फिर जोड़ के उसको जीवन में बदलाव लाता है। वैसे कि वैसे ये जेनेटिक ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं ये कम होता है, लेकिन ये जब होता है तो एक बहुत बड़े स्तर पे होता है। अब जो जीटीएस होते हैं ये वायरस लाइक कुछ हिस्से होते हैं जो कि एक प्रजाति में, एक जनसंख्या में, बहुत बड़ी जनसंख्या में, मतलब जैसे वायरस की कॉलोनी है या बैक्टीरिया की कॉलोनी, उसमें इकट्ठा वो डीएनए मटेरियल इधर उधर करके काफ़ी तेज गति से बदलाव ला सकते हैं। म्यूटेशन है। आप इन्हीं चीज़ को गहराई से किसी बायोलॉजिस्ट से या किसी साइंटिस्ट से समझेंगे तो वो आपको काफ़ी बेहतर समझाएगा। बट मेरा उद्देश्य यहाँ आपको बेहतर समझाने से अच्छा साधारण शब्दों में उसे बहुत आसान बनाकर आपको समझाऊं। हाँ, तो अब जीन फ्लो क्या होता है? ये होता है माइग्रेशन की वजह से। अब यहाँ पर हम हमारे इंसानों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को समझेंगे, मतलब सारी प्रजातियों में समझेंगे, पर खासतौर पे इंसानों के लिए काफ़ी मायने करता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि दो पास में आपस में जुड़ी हुई प्रजातियां हैं, इनके पूर्वज एक ही थे पर ये अलग अलग है, लेकिन ये साथ में प्रजनन कर सकते हैं। तो ये जो है परिवार है या जो भी है प्रजाति है, और ये दूसरी प्रजाति, इसका कोई इधर गया, ये आपस में जुड़े, या इसका कोई इधर गया, ये आपस में प्रजनन किए, तो उसकी वजह से जो आपस में अलग अलग जीन्स मिले, और उसमें से जो अच्छे वाले जीन्स हैं या बेकार वाले जीन्स भी है वो भी हो सकता है, पर ये मिलके जो बदलाव लाते हैं वो जीन फ्लो वैसे बदलाव लाता है। तो
ये इसका बहुत साधारण हम देखें तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा ये जीन फ्लो होता है उतना ज़्यादा वैरायटी होता है। मतलब ये क्या, जैसे कि जो जीवन है उसमें मतलब बदलाव लाना है, मतलब बदलाव बढ़ जाता है। जो ये अगर इस प्रजाति का इस प्रजाति के साथ म्यूटेट नहीं करता, क्या बोलते हैं, नहीं मिलता, तो ये प्रजाति अलग रहती है, ये प्रजाति अलग रहती है। लेकिन जब ये मिले आपस में तो वो थोड़ा नया वेरिएंट आ गया, नया प्रजाति टाइप से आ गई, या फिर उसमें बदलाव आता गया। तो जितना ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगा, जितने ज़्यादा अलग अलग प्रजाति से जुड़ी हुई प्रजातियों से प्रजनन होगा, तो वो जीन फ्लो बढ़ाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा था कि एक जीव है, उसमें से अभी डुप्लीकेट हुआ था वो एक, तो दो अलग अलग प्रजातियां बन गई थी। पर जब ये दो प्रजातियों के बीच में भी आपस में मिलेंगे, ये दो प्रजातियां आपस में मिलती रहेगी, तो ये एक प्रजाति बन के रह जाएगी। इनके बीच में जो जीन फ्लो होगा, तो जो जीन फ्लो है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब घटाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, हमने देखा था कि ये एकदम एक प्रजाति से दो प्रजाति हो गई, दो से चार जैसे भी हो गई, दो से तीन हो गई, जैसे भी। अब इसमें क्या होता है कि कभी अच्छा लक्षण आ सकता है, किसी दूसरी अपनी रिश्तेदार प्रजाति से एक अच्छा लक्षण भी आ सकता है और एक खराब लक्षण भी आ सकता है। तो खराब लक्षण अगर जीन फ्लो की वजह से आता है, वो जो पर्यावरण के हिसाब से सही नहीं है, तो ये नष्ट भी, विलुप्त भी हो सकते हैं, या फिर इनकी जनसंख्या कम हो सकती है। वैसे के वैसे ही अगर एक जीन फ्लो में कुछ ऐसा लक्षण आया जीन फ्लो की वजह से जो कि पर्यावरण में आपको फलने फूलने में मदद करे, तो उसकी वजह से आपको बदलते माहौल में और भी अच्छे से रह सकते हैं। ये स्पेशिएशन की बात जहाँ की थी कि एक प्रजाति से दो प्रजातियां बन गई, ये उसको भी इम्पैक्ट करता है, उस प्रक्रिया को धीमा कर देता है या कम कर देता है। क्योंकि जो प्रजातियां अलग होने की कोशिश कर रही है, जो अलग अलग हो जा रही है, जब जीन फ्लो होगा तो वो आपस में मिलके एक जैसी प्रजाति बनाएंगे, जो कि हो सकता है दोनों से हटके हो, पर वो, या दोनों में से किसी एक की तरह हो, पर वो फिर बाद में एक ही जैसी पूरी प्रजाति रहती है लगभग। और फिर क्या होता है कि जो प्रजाति है, जैसे कि मान लो इंसान ही है, अब इंसान या किसी भी प्रजाति में मान लो एक तरह का ये प्रजाति है, एक तरह की ये प्रजाति है, इनके पूर्वज एक जैसे हैं, ये साथ में अब भी प्रजनन कर सकते हैं, पर ये नहीं करते, ये आपस में प्रजनन करते हैं, ये आपस में प्रजनन करते हैं। तो अगर ये जीन फ्लो नहीं होगा तो ये बहुत गति से एकदम अलग अलग, कुछ समय बाद ये कह भी नहीं पाएंगे कि इनका पूर्वज एक ही जैसा है। तो वो संभव है। इसका हम और भी मीटिंग पैटर्न्स को जब देखेंगे तब उसमें समझेंगे। अब आ गए हम मीटिंग पैटर्न्स पे। अब मीटिंग पैटर्न्स क्या होता है? मीटिंग पैटर्न्स बेसिकली, मतलब साधारण शब्दों में देखें तो, एक जीव है, वो अपना पीढ़ी या अपने क्या बोलते हैं, प्रजनन करने के लिए अपना जो जीवन साथी चुनता है वो कैसा चुनता है। अब उसमें क्या होता है कि जीन फ्लो की वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बढ़ती है। अब मान लो एक जाति है, एक जाति के लोग हैं, उस जाति के लोगों में कुछ ऐसा जीन है जो उस जाति के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अब क्या होता आ रहा है कि उस जाति के लोग आपस में ही, उसी जाति में शादियां हो रही है। अब उसी जाति में जब शादियां हो रही है तो उसमें वही का वही जीन बना हुआ है, वही का वही पूरा का पूरा
प्रजाति बना हुआ है, उसमें उनको वो समय के साथ, अभी हो सकता है वो नजर ना आए, पर एक समय ऐसा आ सकता है कि वो उनको इतनी समस्या पैदा करे कि वो जाति ही खत्म हो जाए लगभग, या फिर उस जाति के लोगों को जीवन जीने में, बदलते वातावरण में बहुत समस्या है, या फिर कुछ बीमारी बनी रहे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अब क्या उस जाति के लोग की शादी किसी और जाति के लोगों के साथ नहीं होती, तो वो जीन वैसा का वैसे ही बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जितना ज़्यादा हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, वो जैसे बढ़ता है, तो उसमें समय के साथ, बदलते समय के साथ हमें जीने में मदद करता है, तो वो उसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। जैसे पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी क्या होता है, या तो फीमेल के बहुत सारे मेल पार्टनर्स हो, या एक मेल के बहुत सारे फीमेल पार्टनर्स हो, तो उसे कहते हैं हम पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी। अब उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से एडेप्ट मतलब नए माहौल में ढलने में आसानी होती है, और जो मतलब अच्छे लक्षण है वो आगे वाली क्या बोलते हैं, आगे वाली जनरेशन्स को पहुंचते हैं, और उसी के साथ बदलाव आता है। जो हर्मोफ्रेडाइट होते हैं, हर्मोफ्रेडाइट ऐसे जीव जंतु होते हैं कि हर्मोफ्रेडाइट जो मेल और फीमेल खुद में ही होता है, मतलब उसमें अलग अलग पुरुष और महिला नहीं रहते, वो खुद ही महिला है, वो खुद ही पुरुष है, उसी में अंडा रहेगा, उसी में सब कुछ होगा, और उसी से वो अपना आप का कॉपी बना लेगा। जैसे कुछ पपीता के पेड़ होते हैं, उसी में दोनों तरह के महिला और पुरुष फूल होते हैं, वो उसी में आपस में एक दूसरे में इधर से उधर जाके वो फल बनाते हैं। जैसे पपीते का उदाहरण लिया, बट ये और भी पाया जाता है जीवों में। तो इसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो सकती है, क्योंकि मेटिंग की चॉइस या फिर मोनोगेमी है, जिसमें कि एक का एक ही पार्टनर हो, उसमें जो प्रजनन के जो ऑप्शन है वो कम रहते हैं। तो उसकी वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम रहती है। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये नेचुरल सिलेक्शन जो हम आगे देखेंगे उसमें, उसके द्वारा जो जनसंख्या में बदलाव आता है समय के साथ, उसको काफ़ी इस पे निर्भर करता है। फिर सेक्सुअल सिलेक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम गाय का देखें, हम गाय का तो हम कंट्रोल करते हैं, बट कुछ जीव कुछ तरह का अपना जीवन साथी चुनना चाहते हैं। तो उसमें जैसे जर्सी गाय का देखें, अगर हर इंसान जर्सी गाय रखने लगा, देसी गाय नहीं रखने लगा, तो समय के साथ क्या, जो भी गाय होगी वो जर्सी गाय होगी और देसी गाय विलुप्त हो जाएगी, एक समय ऐसा आ सकता है। तो वो सेक्सुअल सिलेक्शन वो तो इंसान चूज कर रहे हैं, पर कोई प्रजाति अपना उस तरह से, अब प्रजाति में कुछ एक तरह के प्राणी और दूसरे तरह के प्राणी हैं, हो सकता है एक तरह के प्राणी और दूसरे तरह के प्राणी आपस में सिलेक्ट ना करें, या एक तरह के प्राणियों को सिलेक्ट किया जाता है, दूसरे तरह को प्राणियों को अपने पार्टनर के तौर पे नहीं सिलेक्ट किया जाता। वो दूसरे तरह के जो प्राणी है वो एक उस जनसंख्या में से खत्म हो जाएंगे समय के साथ, अगर वैसा चलता रहा तो। और फिर वो जो एक जिस तरह के प्राणियों को चूज किया जाता था पार्टनर के तौर पे, वैसे ही बच जाएंगे। अब इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, ये सीधे सीधे शब्दों में, जैसे कि जो हमसे बहुत पास में, जैसे कि हम यहाँ बात करते थे ना, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग, अब हम है तो ये अलग अलग तरह के इंसान ही हैं, अब पर हम में अंतर काफ़ी है। अब ये एक जाति, दूसरी जाति, तीसरी जाति, जो भी है कहो, क्षेत्र, जाति, या जिस भी आधार पे रहो, अब ये अलग अलग तरह के लोग हैं, हम में अलग अलग लक्षण आ चुके हैं थोड़े थोड़े।
अब हम इसी जाति के बीच में, इसी जाति का अगर कुछ प्राणी इसी जाति में अपना जीवन साथी चुनता है और उसी के साथ प्रजनन होता है, तो जो जो बेकार लक्षण होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था ना ऊपर बीमारियों की बात करी थी, वो बीमारी पूरी जाति में फैली हुई है और फिर दूसरी जाति के साथ जब प्रजनन नहीं हो रहा है तो वो बीमारी अपने जो डीएनए है उसी में रह गई और वो समय के साथ उस पूरी जाति को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो जैसे हम तो एक ही स्पीसीज है, हम होमो सेपियंस है, पर जो दूसरी प्रजातियां हैं, दूसरे जो जीव जंतु है, उनके भी आपस में जो करीबी रिश्तेदार हैं, मतलब उनके जैसे ही हैं पर थोड़े अलग हैं। अगर उनमें प्रजनन नहीं होता उनके आपस में बीच में, तो फिर उसे इनब्रीडिंग बोलते हैं। वो एक ही जैसी प्रजाति में बने रहते हैं, उसकी वजह से उसके नुकसान तो आपको पता ही है। और एक होता है कि आउटब्रीडिंग, मतलब इनब्रीडिंग में क्या, अपने करीबी रिश्तेदारों के बीच में ही शादियां होती है। यहाँ पे एक जाति भी करीबी रिश्तेदार ही हुआ। करीबी एक ऐसा शब्द है जो उसका मतलब ये नहीं कि करीबी रिश्तेदार की एकदम करीबी रिश्तेदारी, मतलब एक जाति भी करीबी रिश्तेदार है। अब एक जाति को दूसरी जाति से साथ में देखोगे तो वो एक जाति के आपस के लोग करीबी रिश्तेदार है, दूसरी जाति के आपस के करीबी रिश्तेदार है। तो आउटब्रीडिंग ऐसा होता है, अलग अलग जातियों के बीच में प्रजनन हो रहा है, उसकी वजह से जो ये बीमारियां या ऐसे बने रहे उसकी रिस्क कम हो जाती है। और स्पेसिएशन और बिहेवियरल आइसोलेशन ऐसा है कि वहीं पर जैसे ये जातीय है पर जातियों को भूल जाओ अभी के लिए। अब वही वापस वही साधारण शब्दों में एक ही चीज को दोहरा रहे हैं पर अगर एक तरह के प्रजाति है, एक जीव है, उसके दो तरह के प्रजाति या ये आपस में मिल रहे हैं तो वो एक ही क्या बोलते हैं, एक जैसे ही बने रहेंगे, उनमें आपस में मिलते रहे तो ज्यादा एक दूसरे से अंतर नहीं आएगा समय के साथ इनमें, पर कुछ हजार साल बाद भी ये एक जैसे ही रहेंगे। पर मान लो इसके बीच में प्रजनन हो रहा है, इसके बीच में प्रजनन हो रहा है, पर ये आपस में नहीं मिल रहे हैं। ये शुरू में तो ये लगभग एक जैसे थे, थोड़ा बहुत अंतर था, पर अब क्या, फिर ये एक अलग प्रजाति बन जाएगा, ये दूसरा प्रजाति बन जाएगा। तो जो एकदम एक जैसे दिख रहे थे, इसकी वजह से ये भी इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस बढ़ा हो जाता है इसकी वजह से, अगर इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं तो। और वही है, आगे चलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन को तो हम क्या बोलते हैं बहुत साधारण शब्दों में समझ चुके हैं। हमने देखा था कि वो लाल कीड़े और हरे कीड़े में मतलब कैसे वातावरण की वजह से एक कीड़े को फायदा मिला, दूसरे कीड़े को नुकसान गया, तो वो खत्म हो सकता है अलग अलग वातावरण में अलग अलग कीड़ा। तो ये जब एक कलर वगैरह है, ये सब जो है, अब मान लो लाल कीड़ा और लाल कीड़ा आपस में मिलेंगे तो उसका जो बच्चा भी होगा वो भी लाल कीड़ा ही रहेगा। एक हरा कीड़ा और लाल कीड़ा मिलेंगे तो वो कह नहीं सकते कैसा हो। अब इसमें क्या, पॉपुलेशन में हरे भी बने हुए, लाल भी बने हुए, और ये अगर लाल भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हरा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब 50-50 चांस से ही जिंदा रहेगा, या हो सकता है दोनों ही जिंदा रह जाए। पर किसी भी प्रजाति में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी अंतर आते हैं, ये समय के साथ जो अंतर आते हैं ये डीएनए में मतलब कोड होके फिर ये आगे की जनरेशन्स में बने हुए होते हैं। ये आगे उस प्रजाति में क्या बोलते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से ऐसे जाते रहते हैं और धीरे धीरे बदलाव आता रहता है। तो वो जो अंतर है उसकी वजह से किसी एक लक्षण है वो पर्यावरण में ढलने के हिसाब से आसान है, दूसरा मुश्किल है, तो वो मुश्किल वाला हो सकता है विलुप्त हो जाए या कम उसकी जनसंख्या हो जाए, और जो आसान है उसकी जनसंख्या बढ़ जाए। वो समय के साथ ऐसे बदलाव आते रहते हैं, तो वो जो लक्षण है उनमें अंतर की वजह से रहता है।
हुआ। तो अब इनका क्या रहता है कि ये जो अलग अलग लक्षण है, इन अलग अलग लक्षण की वजह से इनका जिंदा रहने के अलग अलग चांस होते हैं, एक जैसा चांस नहीं है। और इनके प्रजनन का भी, रिप्रोडक्शन का भी अलग अलग प्रक्रिया रहती है। प्रक्रिया तो नहीं कह सकते, मतलब प्रक्रिया भी कहो या जो भी कहो। तो किसी एक के लिए जो भी पर्यावरण में है, हमारे आसपास जो है, वो अनलिमिटेड तो है नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अगर कुछ होता है तो उसमें एक तरह के कुछ लोगों को वो ज़्यादा मिलेगा, कुछ लोगों को कम मिलेगा, उस वजह से नुकसान होता है। फिर क्या रहता है, अब एक तरह के एक एक हिस्से को सब कुछ अच्छा मिल रहा है, दूसरे हिस्से को कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, तो वो धीरे धीरे विलुप्त होता जाता है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये चीज़ सब फिर आगे पहुंचती है, तो उससे उनके जो आगे वाली पीढ़ी हो उसमें भी असर पड़ता है। तो पेरेंट्स से जब ऑफ स्प्रिंग में ये जीन्स जाते हैं, तो आगे की जनरेशन जो जिनको ऐसा मतलब जिनके ऐसे लक्षण हैं जिनको आगे जीने के लिए आसानी हो, वो बढ़ जाएंगे, और जो जिनके लिए मुश्किल है वो ख़त्म भी हो जाएंगे। तो इसी की वजह से फिर एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन मतलब कि माहौल में ढल जाना। तो वो ये जो पहले कुछ अंतर रहते हैं, फिर कुछ अलग अलग लक्षण होते हैं, कुछ लक्षण वालों के लिए जीना आसान, कुछ के लिए मुश्किल होता है। और वही सिर्फ जीना ही नहीं, उनका रिप्रोडक्शन को भी असर करता है। फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, और उसी की वजह से एक जीव बदलते माहौल में ढल जाता है, दूसरा नहीं ढल पाता। तो वो बदल चुके, इवोल्यूशन वैसे भी होता है। अब ये इस तीन तरह का इवोल्यूशन रहता है। अब कभी क्या माहौल ऐसा रहता है कि अम, जो एक एवरेज है, औसतन औसतन प्राणी है, जो मतलब किसी भी प्राणी नहीं, इंसान ही नहीं, मतलब कोई सा भी जीव है जो औसतन है, ना काफ़ी बड़ा है ना छोटा है, ना काफ़ी गहरे रंग का है ना काफ़ी मध्य रंग का है, उसे जीवन जीने में आसानी होती है। तो उसमें क्या रहता है कि वो उस उसके जैसे जो जीव होते हैं वो तो जीवित रहते हैं, पर जो थोड़े काफ़ी बड़े हैं काफ़ी छोटे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उसे बोलते हैं स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन। ये एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जो इंसानी बच्चे पैदा होते हैं, अगर ज़्यादा भारी बच्चा है या ज़्यादा हल्का बच्चा है, उनके उनके तुलना में जो एक औसतन वजन वाला बच्चा है, उसके जिंदा रहने के चांस ज़्यादा होते हैं, उसका सेहत अच्छी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। या जन्म होते ही मरने के रिस्क बाकी दो की कम या ज़्यादा वजन वाले की ज़्यादा रहती है, इसकी औसतन वजन वाले का नहीं रहता। एक डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि एक तरह का जीव को पूरा फायदा मिलता है, मतलब एक तरह मतलब अब एवरेज औसतन वाले को फायदा नहीं रहता, किसी एक तरह के को सिर्फ फायदा रहता है। उसमें क्या होता है कि उदाहरण के तौर पे हम देखें तो घोड़े हैं जैसे कि, अब पहले जंगल में जब रहते थे ऐसे ये छोटे होते थे इनका शरीर वगैरह, पर जैसे जंगल खत्म हुए, जैसे मैदान वगैरह है, तो ऐसे तेज दौड़ने वाले घोड़े वगैरह जिनको कि खुले मैदान में दूसरे प्रेडेटर से जो उनको खा सकते हैं उनसे बचने में आसानी हुई, वो फिर आगे जिंदा रहे। बाकी वो जो धीरे धीमे घोड़े और वो सब, उनकी प्रजातियां कम हो गई। दूसरा इसका एग्जांपल देखें तो इंग्लैंड में अ, तो इसमें क्या, जो तेज वाले हैं वो आगे बढ़े, धीमे वाले बचे नहीं। तो ये एक एवरेज स्पीड का यहाँ पर कुछ नहीं, या तेज स्पीड को यहाँ बड़े घोड़े को फायदा मिला। फिर ये एक मौत है इंग्लैंड में, एक तरह का मतलब कीड़ा कहो जो भी कहो, लार्वा नहीं, मतलब कैटरपिलर वगैरह जो बनता है वो। सो यहाँ पर क्या जो गहरे रंग के जो मोथ है वो ज़्यादा वहाँ के क्या बोलते हैं, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो औद्योगिक क्रांति आई, उसकी वजह से जो गहरे रंग के मौत को जीवन जीने में आसानी हुई, बाकी लोग क्या वो उधर क्या ढल गए माहौल में,
और जो बाकी जो गहरे रंग के नहीं थे उन्हें दूसरे जीव जंतु देख के खा जाते थे, तो वो खत्म से हो चले। तो ये डायरेक्शनल एक एक तरह का प्राणी, एक जो एक्सट्रीम तरह का प्राणी है वो जो काफी गहरा वाला है वो जीवित रह गया, हल्का वाला खत्म हो गया, एवरेज वाला खत्म हो गया। और फिर आता है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो बहुत हल्का है और बहुत गहरा है दोनों ही जीवित रह जाते हैं और दोनों ही अलग अलग प्रजाति बना लेते हैं। जो एवरेज वाला होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण है जो मेल लॉबस्टर्स होते हैं, एक तरह के मतलब लॉबस्टर्स जो होते हैं जंतु होते हैं, इन्हें काफ़ी लोग मांसाहारी लोग खाते हैं। अब जो बड़े वाले हैं लॉबस्टर्स, उनको खाने के लिए बड़े जीव नहीं है तो वो जिंदा रह गए, और जो बहुत छोटे हैं वो इधर उधर छुप के जिंदा रह गए। जो एवरेज साइज वाले उन्हें दूसरे जीव प्राणी खा के खत्म हो गए। तो अब बड़े लॉबस्टर्स रहने लगे, छोटे लॉबस्टर्स रहने लगे, और एवरेज वाले नेचुरली खत्म, प्राकृतिक रूप से खत्म हो गए। तो वो भी इवोल्यूशन हो गया। अब निष्कर्ष ये है कि हमें इवोल्यूशन समझना ज़रूरी क्यों है। हमें इवोल्यूशन अलग अलग कारणों से समझना ज़रूरी है। हम जब इवोल्यूशन को समझते हैं, जब हम समझते हैं कि जीव में बदलाव कैसे आता है, और धरती पे इतना अलग अलग तरीके से जो जीव और अलग अलग जीव फैला हुआ है, और कुछ बढ़ रहे हैं कुछ घट रहे हैं, और ये डाइवर्सिटी जो घट रही है ये इंसान की वजह से, प्राकृतिक रूप से दोनों को की वजह से इसका प्रभाव आता है। जैसे कि मैंने जर्सी गाय का उदाहरण दिया, वो प्राकृतिक रूप से खत्म नहीं हो रही है। देसी गाय वो इंसानों की वजह से हो रहा है कि जर्सी गाय बढ़ रही है और देसी गाय लगभग खत्म हो रही है। मतलब उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वास्तविक मेरे पास डेटा नहीं है कि मैं वो कह सकूं, पर उदाहरण के तौर पे है। पर हाँ, उस वजह से हमें ये मतलब हम इंसान का प्रभाव क्या है हमारे पृथ्वी पे जो जीव है उस अलग अलग जीव हैं उनके ऊपर, जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्न प्रकार के जीव बने हुए हैं, कुछ खत्म हो रहे हैं तो वो हमारी वजह से खत्म हो रहे हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से खत्म हो रहे हैं, तो वो सब समझने के लिए ज़रूरी है। दवाइयों में भी हमें दवाइयों पे जो बनती है, जो मेडिकल रिसर्च होती है, जो डॉक्टर्स एक तो वो होते हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं, पर वो एक वो होते हैं जो खोज करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, उससे चीज़ों को समझते हैं और वो आगे और भी अच्छी दवाइयाँ बनाने में मदद करते हैं। तो जैसे कि अगर हम समझे कि कुछ बीमारी होने के बाद जो हम उस किसी दवाई का असर हमारे ऊपर ख़त्म कैसे हो जाता है, वो अगर हम समझे तो बेहतर दवाइयाँ बनाने में हमें मदद मिलती है। अगर एक तरह का क्या बोलते हैं, जो कुछ दवाई है सिर्फ उसी तरह की दवाई से हमें हो सकता है कि वो टेम्पररी तो वो क्योर कर दे, बट आगे जाके नुकसान करे, वो सब चीज़ें समझने में, वो इवोल्यूशन को समझने के साथ हम इन चीज़ों को, अगर इवोल्यूशन को बेहतर तरीके से समझे तो वो सब बेहतर तरीके और भी अच्छे से समझ पाएंगे। फिर कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि मैंने बात कही थी, एक ही जाति में जब वो प्रजनन होता है तो एक कुछ बीमारी है वो बनी रहती है, तो वो फिर क्या जेनेटिक हो जाती है। मतलब काफ़ी बीमारियां ऐसी होती है जो माता पिता से बच्चे तक पहुंचती है, वो ऐसे और कैसे नहीं पहुंच सकती। तो जब हम एवोल्यूशन को ज़्यादा बेहतर समझेंगे तो हम समझेंगे कि कुछ बीमारियां ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी को कैसे बनी हुई है, और उन्हें हम फिर उनका इलाज कैसे ला सकते हैं, उनको मतलब वो इंसान को प्रभावित करे उसके पहले उनको, उस इंसान को उस चीज़ से प्रभावित होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो ये हमें ऐसा फ़ायदा कर सकती है। और जैसे कि हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ तरह के जीव ढल जाते हैं, कुछ तरह के नहीं ढल पाते हैं।
तो हमारा जो क्लाइमेट है वो समय के साथ तो बदल रहा है। तो इंसान को समय के साथ ज़्यादा अच्छे से ढलने में मदद मिले हमें। तो जब हम समझेंगे इवोल्यूशन को, तभी हमें उसका हमारा जो जीवित रहने का इंसानी कौम जीवित रहे, ख़त्म ना हो, विलुप्त ना हो। जैसे बहुत सारी प्रजातियाँ, बहुत सारे स्पीसीज विलुप्त हो चुके हैं। तो वो हम जब इवोल्यूशन को अच्छे से समझेंगे तभी वो समझेंगे। तो यही है। और बाकी जो पृथ्वी है, सिर्फ हमारे जीवन से हमारा जीवन प्रभावित नहीं होता। पृथ्वी पे जो दूसरे जीव जंतु है उनकी वजह से भी हमारा जीवन काफ़ी प्रभावित होता है। तो अगर वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो उससे हमारे जीवन पे और पृथ्वी पे क्या असर रहेगा वो समझना ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से हमारे अस्तित्व को कुछ रिस्क आए कि हम विलुप्त हो सकते हैं, तो वो हम बचा सकते हैं उस चीज़ को।